कॉर्पोरेट्स की एक कंप्लेन भी रहती है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज अभी भी मार्केट रेडी रिसोर्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। न केवल जम्मू विश्वविद्यालय बल्कि देश के सभी विश्वविद्यालयों का ये एक प्रॉब्लम है। एक सेमेस्टर इंडस्ट्री को बुला लीजिए, वो कोर्स बनाएं, उनकी जरूरत क्या है। तो इंडस्ट्री नीड बेस्ड करिकुलम हैज टू बी डिजाइन्ड, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। 5 क्वेश्चन करो, रट करके जाओ, मार्क्स ले आए, कहाँ चैप्टर क्लोज हो गया, उस एजुकेशन से हमको बाहर निकलना होगा। आपके कार्यकाल के बाद आपने कौन से एकेडमिक के कोर्स इंट्रोड्यूस किए या जो एग्जिस्टिंग चल रहे थे उनको आपने मजबूत किया? तो शिक्षा को हम लोगों ने क्या किया कि क्लासरूम की 4 दीवारियों में कैद कर दिया। जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर, सो पैराडाइम शिफ्ट कैसे हो एजुकेशन में, इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके जम्मू विश्वविद्यालय में शुरू किया एक प्रोग्राम, डिजाइन योर डिग्री विथ ऑल दोज स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम एंटरप्रेन्योर और फॉर प्लेसमेंट इन एन इंडस्ट्री और टू परस्यू हायर एजुकेशन। अभी हमारे देश में एक धारणा बनती है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है। बच्चे क्या चैलेंज फेस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन? ठीक बात आपकी है। यार, एक समय आपने दिल्ली में भी बिताया है, फिर आप अभी जम्मू में हैं, तो आप छात्रों में क्या अंतर देखते हैं? हमारे जो बच्चे हैं नो लेस देन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डिफरेंस क्या है, जो एक्सपोजर मिलना चाहिए उनको, वो हमारे बच्चों को उतना नहीं मिल पाता है। हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा जैसे संस्थान थे जहां बहुत दूर दूर से स्कॉलर्स आके पढ़ते भी थे। उन संस्थानों को दोबारा 2047 तक जैसे हमारा टारगेट है, क्या इस टाइप का एक कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जो वर्ल्ड की 100 रैंक्स में आए, जो अभी नहीं है? विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसका अगर रास्ता कहीं से जाता है तो वो शिक्षण संस्थाओं से ही निकल करके जाता है। सोशल मीडिया की वजह से युवाओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं या उनके ऊपर दबाव या प्रेशर ज्यादा हुआ है? दी यूनिवर्सिटी का एक काम और भी है कि वो बच्चे को प्रोवाइड करे प्लेटफॉर्म जहां पर को उसका स्ट्रेस रिलीज हो सके। बच्चे आईटी में भी लीडर बनते हैं, बिजनेस लीडर बनेंगे, कोई एकेडमिक्स में लीडर बनेंगे। अगर आपको नेतृत्व सीखना है तो कैसे सीखें? पहले प्रश्न में मुझे लग रहा है कि वामन देव की तरह से 3 पग में सारी पूरी तीनों लोग नाप दिया है। आज की जो आम छात्र हैं वो क्या गलती कर रहे हैं? बच्चे को नहीं कहूंगा कि गलती कहाँ कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। एज ए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स बना सके, रोजगार खोजने के बजाय रोजगार देने वाली होनी चाहिए। भारतवर्ष में करप्शन को लेके बहुत अभी चैलेंजेस रहते हैं, पेपर लीक्स भी हुए हैं, और बच्चों में मॉरली कैसे उनको करप्शन से दूर रखने की यूनिवर्सिटीज क्या योगदान दे रहे हैं? बच्चे तो मॉरली ठीक होंगे, हम पहले ठीक हो जाए मॉरली। पेपर लीक बच्चे ने नहीं किया था, पेपर लीक तो पेपर सेटर जो अध्यापक रहे उन्होंने किया। तो क्या हम अध्यापक धर्म का पालन कर रहे हैं? नमस्कार उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस एंड वाइब चैनल पे, और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। थैंक्स आपको भी और पूरी टीम को आपके इस इनविटेशन के लिए। उमेश जी, मैं अपने पहले सवाल से अगर स्टार्ट करूँ, जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो एक छोटे राज्य की तरह काम करता है, जहाँ पे छात्र हैं, शिक्षक हैं, बजट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ समाज की भी अपेक्षाएं हैं कि इस यूनिवर्सिटी से कैसे बच्चे बाहर आएंगे। तो इस भूमिका को, जो एक छोटे से राज्य की एक मुखिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? आपने अपने पहले प्रश्न में मुझे लग रहा है कि वामन देव की तरह से 3 पग में सारी पूरी तीनों लोग नाप दिया है। जम्मू विश्वविद्यालय की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, अगर मैं पूरे विश्वविद्यालय को आपके सामने रखूं तो अपेक्षाएं क्या क्या रहती हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो एक हुआ कि जो सबसे प्रमुख है वो है एकेडमिक प्रोग्राम्स, दूसरा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तीसरा होता है बजट को लेकर के, और चौथा होता है एक्सटेंशन जो एक्टिविटीज़ हमारी हैं तो उसको लेकर के। तो ये इन चारों चीज़ों में लेकर के चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से यह मानना है, क्योंकि मेरी जो शिक्षा हुई स्कूलिंग, तो प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 1 कमरे होते थे, और वो क्लास 5वीं कक्षा के जो बच्चे थे उनका ब्लॉक लेवल का बोर्ड होता था, तो वो उनके लिए, हम लोग तो पेड़ के नीचे बाकी जो है 4वीं कक्षा तक पढ़े। तो मुझे लगता है कि लेकिन जो टीचर थे, हमारे अध्यापक जो थे, वो कभी ऑनरेरियम की बात नहीं करते थे। वो सुबह 7 बजे आ जाते थे और सूर्यास्त में जाते थे। वो हमारे लिए रोल मॉडल थे।
तो वो अध्यापक गुरु की और की भूमिका में, तो वो कल्चर हमें मिला मुझे, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। वो क्लास 8th में भी ऐसा ही सिस्टम था जी। मेरा था कि एकेडमिक प्रोग्राम्स और उसकी डिलीवरी पेडागॉजी जी। वो अगर रहेगी तो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भी रहेगा, आप एक अच्छे अध्यापक के रूप में, तो ये बच्चे जो है वो खुद खींचे हुए चले आएंगे। जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सेकेंडरी पार्ट हो जाता है, पहला पार्ट हो जाता है एकेडमिक प्रोग्राम्स को लेकर के। बजट ऑफ कोर्स 2 तरह का उसमें है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जी और ग्रांट इन एड। ग्रांट इन एड में सैलरी वगैरह आती है। पहले क्या होता था कि पहले सैलरी जितना सैंक्शन डिस्टेंस है उसके अगेंस्ट में आ जाती थी जी। फिर जो वैकेंट पोजीशंस रहती थी उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल हम रख लेते थे जी। अब सैलरी हर एक के अकाउंट में आती है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो रखना होता है वो आपके अपने इंटरनल रिसीट से रखना है। तो वो एक कॉन्स्टेंस हर यूनिवर्सिटी का है, जम्मू यूनिवर्सिटी का भी रहेगा। सिर्फ इसी स्टेट का नहीं है, पूरे देश का है। जी। तो ऐसा नहीं कि कुछ विशेष रूप से यहाँ कॉन्स्टेंस है, ऐसा नहीं है। जी। चौथी चीज़ मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा को लेकर के हमारी जम्मू कश्मीर में अच्छा सपोर्ट मिलता है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की अच्छा सपोर्ट पाती हैं। हमारी चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे राजनीतिक पॉलिटिशियंस हों, चाहे सरकार के लोग हों, चाहे ऑनरेबल चांसलर साहब हों, तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और अच्छे से उसको जो है एडजस्ट किया जाता है। स्टार्ट करें एकेडमिक्स से, तो आपके कार्यकाल के बाद आपने कौन से एकेडमिक के कोर्स इंट्रोड्यूस किए या जो एग्जिस्टिंग चल रहे थे उनको आपने मजबूत किया और उसका क्या परिणाम रहा? एकेडमिक प्रोग्राम को अगर आप देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 6 अप्रैल 2022 को मैंने ज्वाइन किया एज ए वाइस चांसलर, और उसी दिन मुझे श्रीनगर जाना पड़ा क्योंकि नेक्स्ट डे एक मीटिंग बुलाई गई थी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हमको लगता है कि यूनियन टेरिटरीज में पहला रहा होगा जिसने कि ये इम्प्लीमेंट किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। और पॉलिसी क्या कहती है? तो पॉलिसी एक चीज़ को कहती है, और इसको बताने से पहले मैं एक कोट करना चाहूँगा तो शायद समझने में व्यूअर्स को आसानी होगी। सब लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे आचार्य विनोबा भावे जी का। जी जी। भूदान यज्ञ को लेकर के आचार्य विनोबा भावे जी ने 1959 में एक किताब लिखी है थॉट्स ऑन एजुकेशन, और उसका पहला जो पेज है और उसका फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। 37 years ago, विनोबा जी कहते हैं, 37 years ago I left the college। कॉलेज वो इंटरमीडिएट कॉलेज कह रहे हैं, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में उसको कॉलेज कहते हैं। सो 37 years ago I left the college and set out to look for knowledge। In the college they taught me many things। They means गुरु जी लोग। Okay। They taught me many things, but knowledge was not one of that। जी। When I left behind the college, infinite gateways of knowledge were open to me। तो शिक्षा को हम लोगों ने क्या किया कि क्लासरूम की चारदीवारियों में कैद कर दिया। बिल्कुल। फिर वो नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं ऑफ वर्क कम्स नॉलेज। हाथों के प्रयोग से ज्ञान होता है। ऑफ वर्क कम्स नॉलेज, ऑफ नॉलेज कम्स फ्रूटफुल वर्क, ऑफ नॉलेज एंड वर्क कम्स इंटेलिजेंशिया। तो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती गई और हमने जो है ब्लैक बोर्ड टीचिंग तक सीमित कर दिया शिक्षा को। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर देती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग माइंड पर जोर देती है, आईटी को लेकर के जोर देती है, वो मैथमेटिकल एबिलिटी एंड डेटा एनालिसिस को लेकर के, तो एनालिटिकल एबिलिटी को लेकर के जोर देती है। ये सारी चीज़ें जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब टाइम एंड अगेन इन चीज़ों को लेकर के एम्फसाइज किए हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर के, जॉब सीकर टू जॉब प्रोवाइडर, सो पैराडाइम शिफ्ट कैसे हो एजुकेशन में, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके जम्मू विश्वविद्यालय में शुरू किया एक प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसका नाम है डिज़ाइन योर डिग्री। ओके जी। राइट। और फर्स्ट 2 years
we are empowering the students with all those skills which are required to become entrepreneur or for placement in an industry or to pursue higher education. अब मैं कुछ कोर्सेज आपको बताऊंगा तो शायद समझने में व्यूअर्स को आसानी होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा अनलर्न, बेसिक चीज क्या है, अनलर्न व्हाट हैव यू लर्न अप टू 12। क्या बात है, बहुत जी राइट। अब 12 तक आप चाहे ह्यूमैनिटी से पढ़े हो, चाहे सोशल साइंस से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, किसी स्ट्रीम से आप एडमिशन ले सकते हैं उस प्रोग्राम में। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, 12th किसी स्ट्रीम से जी। अब वी आर एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स विद स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड। क्या क्या है वो? सो कोर्सेज हैं IT इन एवरीडे लाइफ, दूसरा कोर्स मैथमेटिक्स विदाउट फोबिया, तीसरा कोर्स है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू डेटा लेंस, चौथा कोर्स है एक्सप्लोरिंग द सराउंडिंग्स, मींस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द JNK, इनक्यूबेट दैट आइडिया, इनोवेट, सी दैट कैन बी टेकन अप टू द स्टार्टअप लेवल। सेकेंड सेमेस्टर में क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी है। सो जम्मू विश्वविद्यालय ने क्लस्टर ऑफ क्लब्स 12 क्लब्स का बना दिया है, दैट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिव एक्टिविटीज टू द स्टूडेंट्स। सेकेंड सेमेस्टर में कोडिंग, दूसरा कोर्स है डिकोडिंग द वर्ल्ड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा कोर्स है आर्ट एंड एस्थेटिक्स ऑफ डिजाइनिंग, चौथा कोर्स है सोशल इनोवेशन, फिर नेक्स्ट कोर्स है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थर्ड सेमेस्टर डज द वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड इकोनॉमिक्स, उसके बाद कोर्स है स्टार्टअप को लेकर के। तो इस तरह से हमारे जो कोर्सेज हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में है डिजिटल ह्यूमैनिटीज, डीमिस्टिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर, फूड एज मेडिसिन, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस, फिल्म मेकिंग थ्रू स्मार्टफोन। तो व्हाट, अच्छा अब आते हैं ये जो कोर्सेज हैं, क्या हर कोर्स में अलग अलग प्रोजेक्ट करना होगा? नहीं। जैसे आपको हमने कहा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जम्मू के, उनका जम्मू की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट में ग्रुप में बच्चे काम करते हैं, और ग्रुप बनता है एक ह्यूमैनिटीज, एक सोशल साइंस, एक साइंस, एक कॉमर्स, ऐसे पीयर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। दैट्स आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो पीयर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। अब उसमें जब आप काम करते हैं तो हम उसको GDP नहीं पढ़ाते, थ्रू प्रोजेक्ट वो GDP कैसे कैलकुलेट होती है सीखता है। उसी में IT आ गई, उसी में मैथमेटिकल एबिलिटी आ गई, उसी में डेटा आ गया, उसी में कोडिंग आ गई, उसी में AI आ गया, उसी में इकोनॉमिक्स आ गया, सारी चीज़ें, उसी में कम्युनिकेशन स्किल आ गया। ये मुझे बहुत बेहतर लगा ये आइडिया, क्योंकि डेफिनेटली अगर मल्टीपल माइंड्स एक साथ काम करेंगे तो उनको डोमेन का भी एक्सपीरियंस होगा, मल्टीपल पर्सनालिटीज़ का भी एक्सपीरियंस होगा, और साथ में काम करने को आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये मतलब इम्प्लीमेंटेशन इनका अभी, जैसे कि अगर हम एक जनरल बात करें तो अभी हमारे देश में एक धारणा बनती है कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है या पॉलिसीज बनती हैं, तो उसके रिलेटेड क्या कितना उत्साह है बच्चों में, और मतलब बच्चे क्या चैलेंज फेस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन? ठीक बात आपकी है। जब इम्प्लीमेंट करना था तो एक दिन में ऐसे सपने आए, और इसको हमने किया। 8 महीने मैं और हमारे वाइस चांसलर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब, अभी वो वाइस चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन काउंसिल JNK के। तो दोनों लोगों ने यहाँ टीचरों के साथ इंटरेक्ट किया है, और सुबह शुरू होता था, रात के 8 बजे तक चलता था। क्या पेडागॉजी होगी, कैसे कोर्स बनेगा? तो कोर्स में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके नहीं है। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, थ्रू एक्टिविटी यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। सो थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग नॉलेज आपका आना चाहिए जी। सो फोकस इज गिवन ऑन द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इंटरेस्टिंग। और आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम थैंकफुल टू माई फैकल्टी कि वो अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स में पूरा करते हुए वर्कलोड टीचिंग का और इस प्रोग्राम को चलाने में सहयोग कर रहे हैं जी। और 23 में यह प्रोग्राम चला है, ये 4th ईयर है, ये बच्चे 4th ईयर में चले गए। कभी आपको मौका मिले तो उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करिए। मुझे लगता है नेशनल लेवल के हैकेथॉन के जितने अवार्ड होंगे, 1st, 2nd, 3rd प्राइज में वो लेके गए हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और जब वो प्रोग्राम शुरू हुआ तो मेरे पास कोई क्लासरूम नहीं था, तो पेरेंट्स का ये था कि भाई एंजाइटी, और मैं भी पेरेंट्स रहता तो होती, भाई कहाँ क्लास चलेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। मैंने एक ही जवाब दिया, इरादे हैं
पेड़ के नीचे भी चलाना होगा तो चलाएंगे, और बड़े अच्छे से चल रहा है। अभी एक इनोवेशन टावर बन करके हमको लगता है 2 महीने में फंक्शनल हो जाएगा। जी, अभी जैसे आपने एक बात कही कि टीचर्स ने अपना टाइम निकाल के इस प्रोग्राम में टाइम दिया, ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है एजुकेशन सिस्टम में कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो पढ़ाई के अलावा बाकी जगहों पे भी, मतलब ये तो पढ़ाई का ही प्रोग्राम है, लेकिन जैसे मैं टीचर्स की बात करें तो और भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में कहीं उनको जाना पड़ता है, तो वो समय को कैसे मैनेज किया जा सकता है, या उसका सोल्यूशन क्या है इस टाइप की चीज़ों का? पहली चीज़ है कि कमिटमेंट, और निश्चित तौर पर समय तो वही 24 आवर्स है। जी, तो जो समय वो इस प्रोग्राम के लिए दे रहे हैं डिजाइन और डिग्री के, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में करते हुए, जी, तो वो अपने जो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वहाँ पर कहीं वो कंप्रोमाइज़ तो होता है। ओके। तो सैटरडे, संडे, हॉलीडे, वो सब चला जाता है उनका। जी। और कभी उनके चेहरे पर मैंने सिकन नहीं पाई है। जी, पर एक वर्क लाइफ बैलेंस नाम की एक चीज़ है, जो आज हम जेन ज़ी युवाओं की बात करें, वो बहुत इस बारे में बात करता है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। आप देखेंगे तो देश विदेश में इस पे बहुत समय से वो सशक्त हैं इस चीज़ में। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लेके क्या, मतलब ये चीज़ें कैसे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें समझाना? ठीक है, जब हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, अगर आप उसके ऊपर बोझ स्वरूप कोई चीज़ डालते हैं तो वो फिर उस बोझ से दबता है। इस पूरे प्रोग्राम का एक ही है, क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आप ह्यूमैनिटी से आपने 12th तक पढ़ा है, आप माइक्रोबायोलॉजी में कुछ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, करिए। 6 महीना बाद आपको लगा कि आपका टेस्ट का नहीं है, कुछ इकोनॉमिक्स में करेंगे, करिए। बाय द एंड ऑफ द 4th सेमेस्टर यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज योर पैशन। और जो मेंटर्स हैं, जो टीचर वहाँ हैं, उनको हम टीचर नहीं कहते हैं, मेंटर्स कहते हैं। जी, ओके। तो वो मेंटरिंग करते रहते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट इधर है। क्या बात है। और फिर आप अपना वो पैशन खोजते हैं, और जब आपको पैशन मिल जाता है ना, जी, तो फिर तो दुनिया मिल गई, जहाँ मिल गया। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं भी जिन भी युवाओं से मिलता हूँ उनको ये बोलता हूँ कि आप अपने लाइफ में 1 साल 2 साल कुछ प्रैक्टिस करो, अच्छा नहीं लगे, जो युवा हैं, कि आपका समय है तो आप दोबारा किसी और जॉब पे यहाँ जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर इस टाइप का एक प्रोग्राम आपकी मतलब जम्मू यूनिवर्सिटी में है, तो मैं बहुत, मुझे जान के बहुत एक खुशी हो रही है कि इस टाइप का एक प्रोग्राम। और मुझे खुशी होगी एक चीज़ और शेयर करने में, कि ये प्रोग्राम तो डिजाइन और डिग्री छोटा सा था। फिर मैं जहाँ प्रेजेंट करता था दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो वो कहते थे कि आप 40 बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बड़ा साइज में कैसे करेंगे। तो इस साल से, और सबसे अच्छी चीज़ है, जब मैंने यह प्रोग्राम प्रेजेंट किया ऑनरेबल चांसलर साहब के सामने हायर एजुकेशन काउंसिल में, तो पूरी काउंसिल, ऑनरेबल चांसलर साहब ने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आप चलिए आगे बढ़िए जी, और जो सपोर्ट होगा वो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। वो एक चीज़। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन श्रीनगर में, उसने मुझे बुलाया था इस प्रोग्राम के बारे में प्रेजेंटेशन के लिए, और जब मैं प्रेजेंट किया तो पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया कि, और यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को डायरेक्ट किया कि दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड एट द नेशनल लेवल। तो ये इस प्रोग्राम के अच्छी चीज़ें हैं। यूजी पीजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इस साल से जम्मू विश्वविद्यालय शुरू कर रहा है, जो बड़े पैमाने पर है। और उसमें भी फर्स्ट ईयर हम उसी स्किल्स को, आईटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, डेटा, कम्युनिकेशन स्किल, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंकिंग एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, थोड़ा क्लाइमेट चेंज, ये हर बच्चे को, ताकि उसको ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द इंडिया। राइट। जैसे कि आपने आपका बहुत ही अच्छा एक करियर, एक समय आपने दिल्ली में भी बिताया है, फिर आप अभी जम्मू में हैं, तो आप छात्रों में क्या अंतर देखते हैं? और जैसे कोई डिज़ाइन और डिग्री को ही प्रोग्राम की बात करें, तो आपको मतलब अंतर क्या लगता है कि यहाँ पे आपको किस तरह की विशेषताएं हैं बच्चों में या वहाँ के बच्चों में? जैसे यहाँ के बच्चे हैं वो भी गांव से आते हैं, और तो दिल्ली में भी 12th के बाद बच्चे आगे पीछे गांव से, छोटे शहरों से आते हैं, लेकिन वो दिल्ली में जल्दी सीखने की एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि उनको गेट के बाहर भी सीखने को मिलता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ के बच्चों में क्या विशेषताएं देखते हैं और क्या सुधार या कैसे आप एक चीज़, मैंने 2 साल यहाँ क्लास भी ली है। मेरा विषय एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है। तो मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट में 2 साल एंडोक्राइनोलॉजी का, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का कोर्स पढ़ाया हूँ। सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स डायरेक्टली, जो है पर्टिकुलरली इसको लेकर के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि
हमारे जो बच्चे हैं वो नो लेस देन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डिफरेंस क्या है? जो एक्सपोजर मिलना चाहिए उनको, वो हमारे बच्चों को उतना नहीं मिल पाता है। दिल्ली में जिससे कि कह सकते हैं कि साइंटिस्ट या बाहर से डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं, उनके लेक्चर्स हो रहे हैं, वो पार्ट कहीं जो है, तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उनका एक एक्सपोजर नेशनली इंटरनेशनली जो एमिनेंट फैकल्टी हैं उनके साथ वो हो जाता है। दैट पार्ट जो है कहीं हमारा लैग करता है। आपने एक, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन आपने एक ट्रेन वो भेजी जिसमें बच्चे जाते हैं, ज्ञानोदय कॉलेज ऑन व्हील्स, जम्मू विश्वविद्यालय ज्ञानोदय एक्सप्रेस जी, उसके बारे में कुछ बताइए। इसमें 700 गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ JNK, कश्मीर यूनिवर्सिटी जी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाबा गुलाम शाह, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और जम्मू यूनिवर्सिटी तो ऑर्गेनाइज ही कर रही थी। तो हमने प्रयास किया कि इसमें जो गांव से बच्चियां हैं जी, बच्चियां ही सिलेक्ट की गई थी 700, जो जिनको कभी एक्सपोजर लाइफ में नहीं मिल पाया। और आपको सरप्राइज होगा, 30% लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने कहा पहली बार वो ट्रेन में बैठी हैं। जी जी। और वो सिर्फ यात्रा नहीं ऐसे नहीं थी, उनको एक प्रोजेक्ट ग्रुप में बनाना था। उनका एक मेंटर भी उस ट्रेन में चल रहे थे। हर ग्रुप में एक लैपटॉप था जो अपना काम करते रहेंगे जी। एक लाइब्रेरी थी जिसमें से किताब से वो कुछ पढ़ेंगे, उस पर कमेंट्री अपनी लिखेंगे। तो उस प्रोजेक्ट पर जैसे मान लीजिए कि ट्रेन का, मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ, ट्रेन का इंजन डिजाइन कोई प्रोजेक्ट काम कर रहा है, या कोई ट्रेन के टॉयलेट्स पर काम कर रहा है, या जो वेंडर्स हैं प्लेटफॉर्म पर तो उनके जो लगाते हैं तो खोखा, तो उस पर कैसे का होता है, या जिस एरिया से गुजर रही है उसका एग्रीकल्चर, उसका कॉमर्स, कैसे लोग एंटरप्रेन्योर्स बने। जैसे अहमदाबाद गई थी ट्रेन, तो वो तो उसमें नेवी ने बहुत सपोर्ट किया, बॉम्बे में और गोवा में शिपयार्ड से लेकर के और सबमरीन तक, और उसमें हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी मदद की जी। तो लोगों के सहयोग से, और इसरो गए बच्चे, सारी बच्चियां 700 2 दिन में इसरो ने किया, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो इरादा ये था कि सिर्फ शिक्षा जो है वो चारदीवारी में कैद नहीं रहे जी, जी। शिक्षा समाज से जुड़े जी, जी। ये था जी। प्राथमिक शिक्षा की बात करें अगर हम, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अगर आप इसकी थोड़ी जानकारी जानें कि प्राथमिक शिक्षा पे काम हो रहा है या उसमें भी ऐसे ही प्रोग्राम्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? प्राइमरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल एजुकेशन के लिए भी है और स्कूल एजुकेशन में इम्प्लीमेंट भी हो गई है। चूँकि मेरा बहुत इंटरेक्शन यहाँ स्कूलों से नहीं है तो इसलिए, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ई यंत्रा लैब जैसे मोर देन करीब 70-80 कॉलेजेस होंगे, अरे स्कूल्स होंगे जिसमें कि फैसिलिटी डेवलप की गई है। तो आईटी को लेकर के फोकस हर स्कूल्स में दिया जा रहा है। तो सरकार जो है वो सचेत है इस मामले में। मैंने भी मैं हमारे इलाके रामनगर में एक पीएम श्री के अंतर्गत एक स्कूल था, वो देखा था। वहाँ बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें थी। सरकार की, मतलब जो हम भारत सरकार की बात करें कि, तो ये जो शिक्षा पे ध्यान देने को लेके, ये जैसे कि अगर एक सरकारी स्कूल में से, तो बाकी सरकारी स्कूलों में भी ऐसे बजट के चैलेंजेस ही रहते हैं या कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी होते हैं? देश में ज़्यादा परेशानी, जैसे अगर हम आज सरकारी स्कूलों या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें बहुत ज़्यादा, तो अभी भी मैं इसको थोड़ा सा और अगर एक स्टेप बैक लूँ तो हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जैसे संस्थान थे जहाँ बहुत दूर दूर से स्कॉलर्स आके पढ़ते भी थे। तो अगर क्या हम उन संस्थानों को दोबारा 2047 तक, जैसे हमारा टारगेट है, क्या इस टाइप का एक कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, या होगा हमारा जो वर्ल्ड की 100 रैंक्स में आए जो अभी नहीं है? 2047 विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसका अगर रास्ता कहीं से जाता है तो वो शिक्षण संस्थाओं से ही निकल करके जाता है जी। अगर हम यूके और यूएस की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वह उस कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी जी। ट्रिलियन डॉलर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यहाँ तक स्थिति है। हम वह आज की डेट में हमारा कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है
जो इस ढंग से कंट्रीब्यूट कर रहा हो, लेकिन जिस ढंग से शिक्षा को लेकर के चाहे हमारी भारत सरकार हो और चाहे हमारी प्रदेश सरकारें हों, उसको लेकर के बड़े ही गंभीरता के साथ चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके फाइनेंस का तो रहता है कांस्टेंस, तो धीरे धीरे करके हम आज अगर 10 साल की तुलना करें या 12 साल की पहले की तुलना करें और आज की तुलना करें तो हमने शिक्षण संस्थाओं को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। सोशल मीडिया आज से 15 साल पहले बहुत ही ज़्यादा एकदम दुनिया इवॉल्व सी हो गई, सबको एक्सेस मिल गया। आपके समय में जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, आप किस तरह चीज़ों को आपको एक्सेस था, और आज जब वो चीज़ें जिन युवाओं को एक्सेस है वो कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं? इंटरनेट होने के कारण हमको एक्सेस जो रिसर्च या टीचिंग मटेरियल्स हैं उसका तो मिल रहा है, और वो एक वरदान के रूप में है। जैसे मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मुझे अपने रिसर्च आर्टिकल भेजने होते थे और जो उसका रिस्पांस आने में करीब 7 से 8 महीना। अरे वाह! अब आप मेल करें बस 5 मिनट में पहुंच गया जी। उधर से रिस्पांस पता लगा उनका चल रहा है, शिपिंग में डाल दिए हैं तो 3 महीने में आ रहा है। तो वो तो संकट खत्म हुआ है और वो एक वरदान के रूप में है। बात आपने सोशल मीडिया की तो निश्चित तौर पर हमारे समय में तो कोई सोशल मीडिया करके नहीं था, और सोशल मीडिया बहुत सारे आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेकर के जाता भी है, एक वॉचडॉग के रूप में भी काम करता है। मेरा सिर्फ ये होगा कि कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना जाने बिना विषय को समझे हुए इररिस्पॉन्सिबल ढंग से बिहेव करते हैं, तो थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन एनीवे ये पार्ट ऑफ द लाइफ। सोशल मीडिया की वजह से युवाओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं या उनके ऊपर दबाव या प्रेशर ज़्यादा हुआ है? दोनों चीज़ें हैं। सोशल मीडिया के कारण महत्वाकांक्षा बढ़ी है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। महत्वाकांक्षा जैसे जैसे एक्सपोजर, देखिए जो हमारे टीवी चैनल्स हैं या अन्य, तो एक्सपोजर हमारे समय में तो हमारे गांव में कोई न्यूज़पेपर ही नहीं आता था जी। तो मुझे तो न्यूज़पेपर भी पढ़ने का, स्कूलिंग जब हमारी थी, जब मैं क्लास 9th में बनारस आया, वाराणसी आया, तब मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका मिलता था। अदरवाइज़ तो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते थे। तो बाकी तो समझ सकते हैं कि क्या हालत थी। तो एक्सपोजर बच्चे का बहुत ज़्यादा हो गया है जी। और उस कारण से महत्वाकांक्षा भी पैदा होगी, और जो स्वाभाविक है उसको लेकर के थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन अगर हम कल्चर और स्पोर्ट्स, और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक सबसे अच्छी चीज़ कि उसने कल्चर स्पोर्ट्स को भी क्रेडिट दे दी है, ताकि आपका यूनिवर्सिटी का एक काम और भी है कि वो बच्चे को प्रोवाइड करे प्लेटफॉर्म जहाँ पर को उसका स्ट्रेस रिलीज हो सके, तो वो भी एक चीज़ है। जम्मू डिवीज़न की संस्कृति के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, फिर उसके बाद मैं अपना अगला प्रश्न। जम्मू विश्वविद्यालय ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, पता नहीं आपको मौका मिला कि नहीं मिला उसमें आने का, मुझे नहीं कहा। जम्मू विश्वविद्यालय साहित्य संस्कृति समागम। जी, मैं आपसे मिला था, उसमें मैंने नंबर उसी प्रोग्राम में आपसे तो उस साहित्य संस्कृति समागम में हमने प्रयास किया कि जो हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो चाहे उसमें हमारे डोगरा और डुगर कल्चर को लेकर के, वो एक हमारे सिख कल्चर को लेकर के, जो पंजाबी भाई हैं उनका गद्दी, बकरवाल, गुजर, पहाड़ी, तो इस तरह से, और जो उनके लिटरेचर हैं, तो साहित्यकार अलग अलग भाषाओं के बुलाए गए थे, अलग अलग ट्रूप्स थे कल्चर को लेकर के, उनके खान पान रहन सहन, तो मोर देन 80 स्टॉल्स लगे थे। तो प्रयास ये था कि अनेकता में एकता, सो यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, और ये जम्मू रीजन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सबको समाहित करके आगे बढ़ती है। क्या जम्मू में स्टूडेंट्स के अलावा, स्टूडेंट तो जागरूक हैं ही, क्या आम लोगों से जब आप मिलते हैं, अगर आपको अवसर मिलता है, आप इवेंट्स करते हैं, तो क्या वो उस लेवल के जागरूक हो पाए हैं, या उनको अभी क्या किस तरह की एक कोई सेशन या अवेयरनेस कैंप या जागरूकता अभियान की ज़रूरत है, आपको लगता है यहाँ पे लोग? देखें,
हर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो जम्मू विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कॉलेजेज हों, चाहे वो स्कूल हो, मेरा अपना मानना है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो, वह नर नहीं निरापश मृतक समान है। तो जो गौरवशाली परंपराएं हमारी हैं, उसको उस बच्चे के अंदर कल्टीवेट करें जरूरी है। तो सिर्फ मैं वही बार बार कहता हूँ ना कि शिक्षा को हमने तो कैद कर दिया चार दीवारी में। जब आप अपनी रूट से नहीं जुड़ेंगे, और वो पेड़ जो रूट से नहीं जुड़ा होता है, जब कभी आंधी आती है तो उखड़ जाता है जी। तो जरूरी है कि हमको अपने उस रूट से पहचान कराना, और उसको लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय ने अभी ऑनरेबल चांसलर साहब की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास हो गया जी। और वो है कि हम एक सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उस सेंटर का नाम है सेंटर फॉर रीजनल स्टडीज, कल्चर, डायलेक्टिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये मतलब और वो सिर्फ जम्मू रीजन तक नहीं रहेगा, इवन जम्मू कश्मीर पूरा लेकर के चलेंगे हम। एक बहुत बहस लगी रहती है, कभी भी आप देखेंगे टीवी पे या मीडिया पे, कि संस्कृति को लेके जब हम गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन का आपस में टकराव हो जाता है। उसे किस तरह से सही तरीके से समझा जा सकता है या डील किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम देखें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें या ड्रेसअप की बात करें या सोच की बात करें, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनको दोनों को कैसे साथ लेके चल सकता है युवा? मुझे कभी अपने जीवन में वो टकराव नहीं महसूस हुआ है। संस्कृति आपका खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ों से लेते हुए अब जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि जैसे फूड हैबिट्स हमारी हैं जी। तो अगर आप देखें, फिर से हम कहाँ जा रहे हैं, फिर से बात कर रहे हैं मिलेट्स की। और पहले क्या था, आज से 70 साल पहले तो वही मिलेट्स था। वो मिलेट्स छोड़ करके और हम मैगी पे आ गए, लेकिन जब चाउमीन पे आ गए जी, तो आपको जो है तमाम जब जीआई ट्रैक्ट की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम खड़ी शुरू हुई, तो फिर शुरू हुआ कि नहीं मिलेट्स पे आ जाइए जी। तो मुझे लगता है एक साइकिल होती है, लेकिन हमने बताया आपसे कि हमारे कोर्स फूड एज मेडिसिन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस, तो उसमें वो उसकी स्टडी तो वो कि भाई मॉडर्न प्रैक्टिसेस में हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं कितना हेल्दी है, जो हम मॉडर्न प्रैक्टिसेस में, लेकिन उसमें सबका रोल आता है। उसमें घर से लेकर के और स्कूल से लेकर के और विश्वविद्यालय तक। तो घर में जॉइंट फैमिली खत्म हुई, उससे भी हमारे कल्चर पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जो एक वैल्यू सिस्टम आता था ना जॉइंट फैमिली का, वो खत्म होने के कारण हमारा वैल्यू सिस्टम गया। स्कूल्स में जो अध्यापक होते थे वहाँ से वैल्यू सिस्टम आता था, फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, तो हर लेवल पर कहीं ना कहीं वो पार्ट में कमी तो आई है। अब उसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो निश्चित तौर पर मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि हमारी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, तो जब हम कल्चर, स्पोर्ट्स को अपने करिकुलम का पार्ट बनाएंगे, तो अपने आप वो चीज़ें धीरे धीरे करके हमारे अंदर आती जाएंगी। जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आप, और मुझे ये प्रोग्राम सच में मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि इंसान अगेन आप किताबें रट के कर जाएंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में 2 महीने 6 महीने रहेंगी, लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो सदा के लिए है। हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं अगर आपको बताऊं तो आज भी एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है, जब भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई एम्प्लॉय हायर होता है तो उसको पहले 2-3 महीने या हो सकता है 6 महीने तक एक ट्रेनिंग पीरियड में जाना पड़ता है, जिसमें ऑल्दो मैं समझ सकता हूँ वो डिज़ाइन योर प्रोग्राम से वो बहुत सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी, जिनको वो सिस्टम समझ में आएंगे, वर्कफ्लो समझ में आएंगे। लेकिन आज भी ऐसे यूनिवर्सिटी से जो बच्चे फ्रेशर हायर होते हैं उनको कंपनी को ट्रेन करना पड़ता है, और कॉर्पोरेट्स की एक कंप्लेन भी रहती है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ अभी भी वो रिसोर्स, मार्केट रेडी रिसोर्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। न केवल जम्मू विश्वविद्यालय जी, ना केवल, बल्कि देश के सभी विश्वविद्यालयों का ये एक प्रॉब्लम है। हम जो पढ़ाते रहे हैं अध्यापक के रूप में, हम चाहते हैं कि वो विषय हमारा जरूर रहे। रिफॉर्म्स लाना कहीं भी, अगर आप मॉर्निंग वॉक
किसी फील्ड में जो है मान लिया किसी गार्डन में क्लॉकवाइज करते हैं, किन्हीं कारणों से एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो जी उतनी ही डिस्टेंस है, पार्क भी वही है जी तब भी आपके मन में खटकेगा। तो रिफॉर्म्स सहर्ष स्वीकार नहीं होता है। आपका जो प्रश्न था, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ और वो कह रहा हूँ कि भाई, और उसका कारण है जो आपने प्रश्न किया। आज से मैं बात कर रहा हूँ 11/12/2011-12 जी दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप जानते हैं कि कॉलेजेस में यंग माइंड्स पूरे हिंदुस्तान से आते हैं। अब बेस्ट माइंड जो है कह लीजिए, जी जब हम प्लेसमेंट के लिए इंडस्ट्री को बुलाते थे तो 5% भी प्लेसमेंट नहीं हो पाता था। तो हमने पूछा, हम लोगों ने, कि प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब थे कि भाई क्या चाहिए आपको। तुमने कहा कि मुझे हिस्ट्री में 90% पाया या जूलॉजी में 80% पाया या कॉमर्स में इतना पाया, मुझे उससे क्या लेना देना है। मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसकी हम टेलर मेड ट्रेनिंग कराते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हम ट्रेनिंग नहीं कराते हैं, जी जैसे IT, मैथमेटिकल एबिलिटी, डेटा, कम्युनिकेशन स्किल, ओवरऑल अवेयरनेस अबाउट द इंडिया, ये सारी चीज़ें थोड़ा। तो बोले कि ये फाउंडेशन कोर्स के रूप में आप लॉन्च करिए। ओके एंड वी स्टार्टेड देयर, जो है बिफोर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी 2000। अब मैं क्या कहता हूँ अपने यहाँ कि भाई एक सेमेस्टर इंडस्ट्री को बुला लीजिए, वो कोर्स बनाएं। उनकी ज़रूरत क्या है, जी उनकी ज़रूरत के अनुसार एक सेमेस्टर का कोर्स जो है तो ऑप्शनल आप बच्चे को दे दीजिए। कोई इस इंडस्ट्री वाला कोर्स ले लेगा, कोई दूसरा ले लेगा, तो और उनकी इंटर्नशिप भी इंडस्ट्री अपने यहाँ कराने के लिए तैयार हो जाएगी, तो उन बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री नीड बेस्ड करिकुलम हैज़ टू बी डिजाइंड, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। मतलब एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि आपने मतलब आपने और जो भी यूनिवर्सिटी में सब जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं कि इस टाइप के चीज़ों से अवेयर हैं। कभी कभी मुझे ये चिंता भी होती है, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं सोशल मीडिया ही देखूं या कभी ऑफलाइन बात करता हूं युवाओं से, वो उस डायरेक्शन में बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सपोजर की कमी कही है। पर आई थिंक इस तरह के प्रोग्राम्स अब मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूँ? बिल्कुल जी जी। आपके इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, आपका स्टूडियो ये चलाने के लिए या जो चैनल है चलाने के लिए, आपको अगर एम्प्लॉय करना हो जी तो आप क्या क्या देखेंगे? हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में बच्चा कितना क्विक है। राइट। अगर वो टीम मीटिंग में बैठ रहा है तो वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। और दूसरी मैं ये भी चाहूँगा कि उसको टेक्निकल ईमेल लिखना भेजने की नॉलेज हो और वो फॉलो अप टाइप की चीज़ें, थोड़ा बहुत वर्कफ्लो समझो। बाकी तो काम की ट्रेनिंग तो हमको बतानी ही पड़ेगी। देखिए जी, तो जो प्रोग्राम हम लोग चलाना शुरू किए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, IT, आपको इसकी ज़रूरत आप कह रहे हैं होगी जी उसको मैथमेटिकल एबिलिटी थोड़ी उसकी, जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट जी, डेटा, जी ये कोडिंग, आर्टिफिशियल AI की ज़रूरत आपको पड़ेगी जी, वो थोड़ी बैंकिंग अकाउंटेंसी उसको आनी चाहिए। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। एक कोर्स है उसमें फिल्म मेकिंग थ्रू स्मार्टफोन। जी आपने हाँ जी जी, वो आपको जो है मदद कर सकता है। डिजिटल ह्यूमैनिटीज ये मदद कर सकता है। मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड में तो ये हम क्या करते हैं उसको ऐसा 5 क्वेश्चन करो, रट करके जाओ, मार्क्स ले आए, कहाँ चैप्टर क्लोज हो गया। जी, तो वो उस एजुकेशन से हमको बाहर निकलना होगा। क्या आपको लगता, मतलब मुझे तो ऐसा दिखता है कि अब बच्चे उस तरह से निकल रहे हैं, पर क्या उस तरह से अगले 10 साल बाद ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे या रहेंगे, क्या लगता है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर के बहुत सजग हैं और बहुत जोर दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में मैं कह सकता हूं कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, इन लोगों ने अच्छे से इसको एड्रेस किया है। और मुझे लग रहा है कि हम जितना एक्सपेक्टेशन हमारा होता है फास्ट, धीरे धीरे करके होगा, बट धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। जैसे आप सपोर्ट की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सरकार संस्थान सपोर्ट करते हैं, तो वो प्रोग्राम वाइज सपोर्ट रहता है या फाइनेंशियल वाइज रहता है, या जैसे जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती है वैसे जैसे मैंने प्रोग्राम वाइज कहा तो हायर एजुकेशन काउंसिल जी, और जो हमारा डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम है उसको लेकर के अलग से फंड देती है। ओके। वो एक सरकार की तरफ से आता है, वो एक अलग है। अदरवाइज टोटल यूनिवर्सिटी को
ग्रांट इन एड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में वैसे रहता है। पैसा मिलता है। सो कैंपस प्लेसमेंट्स हैं चल रहा यूनिवर्सिटी में, चल रहा होते है, हैं? मतलब उतना अच्छा नहीं था मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी उसमें स्पीड आई है और करीब 150 के आसपास हमारे बच्चे विदेश में एब्जॉर्ब हुए हैं विगत 1.5 ईयर्स में। और ये जो कैंपस प्लेसमेंट का जो स्ट्रक्चर है, अगर कोई मतलब जैसे मैं ये सवाल उन बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो कैसे जो यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज हो रहे हैं या होते हैं, जो यूनिवर्सिटी का जो अनुभव है जो वो नहीं ले पा रहे हैं, वो किस तरह से मतलब क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए? मैं आपके माध्यम से उन तक यह बात संदेश देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखते रहें। यूनिवर्सिटी स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर के कोर्स बहुत सारा चला रही है। मैं थोड़ा सा आपको हटा, मतलब जो 12वीं पास हैं या मैं आ रहा हूं उसी पर। जी देखें, फिर हम आ गए ना वहीं 12वीं पास 10वीं पास। कबीर किस स्कूल में पढ़े थे? जी वो तो खुद ही सेल्फ। रहीम कहाँ पढ़े थे? रसखान कहाँ पढ़े थे? तुलसी कहाँ पढ़े थे? तो दूसरी चीज़ हमने कहा कि डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम में ह्यूमैनिटीज से पढ़ा हुआ बच्चा अगर बीटेक करना चाहता तो वो अपॉर्चुनिटी है। आप और हम जो है, अभी हमारा छोटा सा बच्चा अगर घर में 2 साल 3 साल का होगा तो मोबाइल चलना सीख जा रहा है। कहाँ पढ़ा? उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो वो अपना रास्ता खोज लेगा, फिर वो उमेश राय की और आपकी हमारी जरूरत नहीं रहेगी। तो विश्वविद्यालय में आईटी को लेके, बैंकिंग अकाउंटेंसी को लेकर के, मैथमेटिकल एबिलिटी को लेके, डेटा को लेकर के, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, एआई को लेकर के बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। बट होता क्या है, उसकी कुछ एक नॉमिनल फीस होगी, 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी होगी, वो कहीं हमारे बच्चे जो है वो आपटे ही नहीं कर रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं जी। अब मुझे वो चैलेंज कैसे एड्रेस करना है, आई एम अनेबल टू जो है फाइंड आउट द सॉल्यूशन दैट हाउ कैन आई मोटिवेट the students who are not even enrolled in the University of Jammu or in any college but is interested, तो वो आ नहीं रहा है। तो मैं आपकी तरफ से हर एक से अपील करता हूं कि वो वेबसाइट को देखें और इस तरह के कोर्सेज नुकसान क्या है। हम बहुत सारा 500-1000 रुपये तो कहीं खर्च कर देते होंगे, लेकिन एक सीखने का और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है। वो अगर कोई 60 साल का व्यक्ति भी जो है अगर सीखना चाहता है तो वो भी इनरोल्ड हो सकता है। हमारी एक संस्था भी है, डुग्गर देश सेवा फाउंडेशन, उसमें हम फार फ्लंग एरियाज में स्कूल्स के बच्चों में जाते हैं। तो मैं भी ज़रूर इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा और कोशिश करूँगा। एक फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट अभी इस्टेब्लिश हो गया, तो वो कुछ कोर्सेज जो है पहले सर्टिफिकेट से हम शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेज है अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस होगी? अभी हम फ्रेंच और एक और जर्मन को लेकर के, 2 को लेकर के सोच रहे हैं। देखते हैं कि कितना हमारा बजट अलाउ करता है खर्च करने के लिए। क्या बात है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली में बैठ के ऐसी बातें, मतलब मैं भी दिल्ली से 15 साल दिल्ली में तो वापस आया, तो दिल्ली में बैठ के ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। अच्छा लग रहा है कि जम्मू में आप अपने कार्यकाल में फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स भी अब भी इंट्रोड्यूस होना है, मतलब ये मतलब यहाँ के लिए, मतलब मैं बोलूँ तो मतलब ये बहुत देर है, बहुत देरी से हो रही हैं चीज़ें, और शायद इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। मैं अपने देखने वालों को भी कहना चाहूँगा कि फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज में बहुत एम्प्लॉयमेंट होती है। इसमें आपको चाहे वो ट्रांसलेशन हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, अगेन कॉर्पोरेट्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो फ्रेंच ही क्यों चुना आपने, अगर मैं ऐसे करूँ फर्स्ट? हाँ ठीक आपका प्रश्न है। थोड़ा सा मेरा झुकाव है। अच्छा। आई एम डिवोटी ऑफ महर्षि अरविंद, और महर्षि अरविंद जब हम कर रहे हैं तो श्री अरविंदो घोष की बात कर रहे हैं जी। और श्री अरविंदो घोष वॉज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और उनके साथ सीमा रही हैं। सीमा वॉज ए फ्रेंच लेडी, तो वो लिटरेचर सीमा का जो है वो फ्रेंच भाषा में है। ये तो एक मेरा अपना जो व्यक्तिगत रुझान वो इस कारण से है। और मैंने जम्मू विश्वविद्यालय ने इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट करने के लिए श्री अरविंद ज्ञान केंद्र की स्थापना कर दी है। और जब आप लाइब्रेरी में इंटर करते हैं तो राइट साइड में पहला कमरा जो है वो है, आप वहाँ जाएं, आपको अच्छी किताबें वहाँ, और वहाँ पर कोई भी जा कर के पढ़ सकता है, मेंबर होने की भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, धन्वंतरी लाइब्रेरी
जी, अच्छा, धन्वंतरी लाइब्रेरी में है। सो उमेश जी, एक बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, वो कुछ लीडरशिप को लेके एक बड़ा डाउट रहता है कि अगर हम लीडर की बात करें तो वो पॉलिटिकल लीडर ही पहले हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बच्चे आईटी में भी लीडर बनते हैं, बिजनेस लीडर बनेंगे, कोई एकेडमिक्स में लीडर बनेंगे। तो इस लीडरशिप को बाइफरकेट करने के लिए, या जो बच्चों की एक ऊर्जा है सही दिशा में मूव करने के लिए, आप क्या ज्ञान देंगे? अगर आपको नेतृत्व सीखना है तो कैसे सीखें नेतृत्व? देखें, लीडरशिप एबिलिटी आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो आपके जो करिकुलम हैं उनका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए टू डेवलप द लीडरशिप एबिलिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो एमटेक बनारस यूनिवर्सिटी से हैं जी। ITBHU से एमटेक किया है उन्होंने, और एमटेक करते हुए वो स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे। वो वैल्यू सिस्टम जो ट्रेडिशनल भी है, वो IT से लेकर के, एजुकेशन से लेके, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक, किसी पर भी विषय पर बात करें जी। तो वो आता है आपको एक्सपोजर से, जी। वो आता है आपको वैल्यू सिस्टम घर से लेकर के इंस्टीट्यूशन से कैसे मिला। तो वो सारी चीज़ें, और मैं कह सकता हूँ कि वो एक ऐसे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं जिनको कि छात्रों से लेके, अध्यापक से लेकर के और वाइस चांसलर तक सब बहुत पसंद करते थे। मैं एक और चीज़ इसमें ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मैं उस भारत की बहुत कल्पना करता हूँ जहाँ पे आज डिज़ाइन फॉर योर डिग्री जैसे प्रोग्राम है, और एक आप जैसे जो एक पीढ़ी है, जनरेशन है, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आप हो गए, हमारे माननीय गवर्नर साहब हो गए। तो इनका जो उस जनरेशन में जो मतलब इस टाइप की लीडरशिप की आपकी क्या कल्पना है? कि एक वो हैं जो आपने बताया कि आप पेड़ के नीचे भी पढ़ते थे और वैसे ही कठिनाइयाँ आपके हम उम्र के लोगों में रही। तो आज जो बच्चे जिनको बहुत सारी ब्रॉडर पिक्चर मिल रहे हैं, कमी है, वो चलता रहता है, लेकिन जो ऑप्शन मिल रहे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? कल को आप एक जो सुविधाएं जिस निष्ठा से आपने पढ़ा, उसी निष्ठा से एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास बहुत सारे यंत्र हैं, उसको आप कैसा वाइस चांसलर देखते हैं? समय कालखंड के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज से 70 साल पहले नहीं रहा होगा, वो धीरे धीरे करके हो गया। मैं जो बात कर रहा हूँ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं बार बार पहले भी कहा था आपसे कि मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी पार्ट है, सेकेंड प्रेफरेंस है। मेरे लिए पहला जो है वो है वैल्यू सिस्टम। हमको इंसान बनाना है ना, तो वो इंसानियत कहाँ से आएगी? वो आती थी जॉइंट फैमिली से, वो आती थी जो गुरु की एक परंपरा थी, वहाँ से। मुझे क्लास 5th में जो टीचर पढ़ाए थे वह समाज के सबसे निचले तबके से आते थे, और उनके परिवार के सदस्य दूसरे की खेतों में मजदूरी का काम करते थे। कभी उन्होंने अपने परिवार को पलट के नहीं देखा। जो बच्चे उनके स्कूल में थे वही उनके परिवार थे। वो वैल्यू सिस्टम, तो मुझे पहली चीज मेरे लिए है इंसान, वो एक बने। फिर आती है बात जो है कि उसके रोजी रोटी की, तो निश्चित तौर पर शिक्षा रोजगार परक भी होनी चाहिए। लेकिन रोजगार कितने लोगों को? तो क्या आप एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, रोजगार देने वाला बन सकते हैं? तो शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स बना सके। रोजगार खोजने के बजाय, रोजगार पाने के बजाय रोजगार देने वाली होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को मिला करके मैं एजुकेशन को देखता हूं, और अलग से नहीं देखता जी। और मैं दूसरी भी बात आपको बताऊं, मैं अगेन विनोबा भावे जी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने छंदोग्य उपनिषद को कोट किया है दूसरे पेज में ही उसी किताब में। उसमें हरिद्रुमद और सत्यकाम की कहानी, सत्यकाम जाबाली, सत्यकाम, हाँ, जाबाला जी। तो सत्यकाम जब हरिद्रुमद के पास जाते हैं, वो स्टोरी हम छोड़ देते हैं। अब वही बात आती है कास्ट सिस्टम की जी। कास्ट सिस्टम आज है, उस समय कास्ट सिस्टम नहीं था। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ जी। लोग कहते हैं ना कि वर्ण व्यवस्था जो है, कास्ट सिस्टम नहीं था, कास्टिज्म नहीं था जी। सत्यकाम जब जाते हैं हरिद्रुमद के पास और पूछते हैं तुम्हारा परिचय क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि मैंने कई लोगों की सेवा की है, डोंट नो हु द फादर इज। और यह बात जब बताते हैं सत्यकाम, तो हरिद्रुमद कहते हैं यू आर द ट्रू ब्राह्मण जी, हु कैन डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। यस।
और फिर कहते हैं, अब जो मूल बात आती थी, सत्यकाम कहते हैं कि ये 400 गायें हैं, इनको लेके जंगल में चले जाओ, जब ये 1000 होंगी तो वापस आना। आज के पेरेंट्स होंगे तो कहेंगे ये कैसी शिक्षा है, राइट? आप तो अपने बच्चे को नहीं कहेंगे कि जाओ ऐसे जगह। सत्यकाम जब वापस आते हैं तो हरदुमत कहते हैं, आई कुड सी द लाइट ऑफ लर्निंग इन योर फेस। व्हेन डिड यू लर्न, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न? और सत्यकाम कहते हैं, आई लर्न फ्रॉम रिवर, I learned from mountains, I learned from trees, I learned from birds, I learned from cattle। अब बात आते हैं क्या वो कहना चाहते हैं इसके पीछे। तो 400 से 1000 कैटल होंगी, नॉलेज इकॉनमी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। कैटल आपका बढ़ करके 1000 हो गया, और ये 400 से 1000 ऐसे ही हो जाएगा अनटिल अनलेस आपको ये पता ना हो कि इन एनिमल्स को, जो कैटल्स को हमको खिलाना क्या है, इनको रोग हो गया तो इनको ट्रीटमेंट कैसे देना है, इनकी फर्टिलिटी कैसे बढ़ानी है, इनकी मिल्क कैसे बढ़ानी है। ये है नॉलेज इकॉनमी। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नॉलेज इकॉनमी, तभी भारत विकसित भारत बनेगा 2047 में। उसी में आप बाउंड्रीज भी सीखते हैं कि आपका जानवर कहाँ जाएगा, वहाँ उसको रोकना, और वो चीज़ें बहुत सारी। और वर्ण सिस्टम को लेके भी मुझे भी लगता है कि हमारे भारत देश में बड़ी एक विचित्र सी धारणा है, लेकिन वो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट जैसा है। अगर मैं उसको कॉर्पोरेट लाइफ से कंपेयर करूँ तो कॉर्पोरेट लाइफ में एक CEO बोर्ड होता है, एक ऑपरेशंस टीम है, एक आपके टीम लीडर वाली वर्कफोर्स मैनेजमेंट है, और एक आपका हाउस कीपिंग है। ऐसा नहीं है कि हाउस कीपिंग या ऑपरेशंस टीम्स वाले प्रमोट होकर कुछ चीज़ें नहीं बन सकते। आपको बस उन गुणों को या उस काम को सीखना है और आप उन चीज़ों में स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहा। आज की जो आम छात्र हैं, मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से यही बात करूं तो वो आम क्या गलती कर रहे हैं, या कहाँ मतलब गलती कर रहे हैं, या कहाँ उनको और इम्प्रूव करना चाहिए, सुधार करना चाहिए? नहीं, मैं बच्चे को नहीं कहूँगा कि गलती कहाँ कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जी, मतलब एज ए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हम क्या गलत कर रहे हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, हम चल तो चुके हैं उस रास्ते पर। अभी क्या है कि यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। शिक्षा तो वही यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, कोर तो ऑप्शनल, उसी में बांट के देखते हैं। उस बच्चे को क्या जरूरत है। एक बार मैं IIT बॉम्बे में डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम को लेकर के प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो वहाँ की फैकल्टी ने मुझसे पूछा कि कोर कहाँ है इसमें। तो मैंने प्रश्न किया, हु डिसाइड्स कोर? इट इज वी टीचर्स हु डिसाइड कोर। हम अपना डिसिप्लिन जो है कोर में ला करके हमारा वर्कलोड बढ़ जाए, हमारे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए जो हमारे साथ PhD कर रहा है, यही सब राजनीति होती है। भाई उस बच्चे का मन कहाँ लग रहा है, उसको तय करने दो ना, पढ़ने दो। जी, आप तय कर लो कि इतनी क्रेडिट्स कर लेगा तो हम उसको PG की डिग्री दे देंगे। इतना विषय का हो गया, इतना विषय से हट क्या हो गया। हमारे तो अभी आपको सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं, उनके माता पिता को भी समझाना पड़ेगा। ये होता है माता पिता का भी वही है कि हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनना है। वो दिक्कत ये है, मेरा एक ही है, उसकी में वैल्यू सिस्टम आज जरूर होना चाहिए। आने दीजिए, घर से आने दीजिए, स्कूल से आने दीजिए, इंस्टीट्यूशन से आने दीजिए। बिना वैल्यू सिस्टम के इंसानियत और इंसान नहीं रहेगा। आपने अभी एक किताब की बात की, थॉट्स ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा आप विद्यार्थी, किसी भी मतलब छात्रों को या अपने चाहने वालों को या मेरे श्रोताओं को आप कौन सी बुक रिकमेंड करेंगे कि ये बुक उनको जीवन में शुरुआती तौर पे पढ़नी चाहिए जब वो बुक पढ़ें, स्टार्ट करें? मेरा अगेन रिकमेंडेशन तो किसी को देने नहीं चाहिए किताब पढ़ने के। हाँ, ये बुक पढ़िए ना, जो आपको पसंद, रीडिंग हैबिट डेवलप कीजिए, पढ़ने की आदत आप डेवलप कीजिए, वो जरूरी है। तो जो आपको अच्छा लगता है, आपको हिस्ट्री की अच्छी किताबें लगती हैं, जो मानिए कि अगर आपको जानना है भाई सरदार पटेल को लेकर, तो दुर्गादास ने एक सीरीज लिखी हुई है, लेके पढ़िए। आपको श्री अरविंद का जो है एजुकेशन के बारे में, कल्चर के बारे में श्री अरविंदो घोष का क्या है, तो श्री अरविंद की किताब लेकर के पढ़िए। तो आप महात्मा गांधी जी के बारे में जानना है तो आप गांधी जी की किताब जो ऑटोबायोग्राफी भी लेकर के जो है। तो मेरा यह है कि आपकी जहाँ रुचि बनती हो, लेकिन पढ़ने की हैबिट खत्म हो रही है, वो रीडिंग हैबिट्स जो है बच्चों में डालनी चाहिए। चाहे वो किसी तरह की जो है चंदा मामा की, हम लोगों की पढ़ने की हैबिट तो चंदा मामा, रविवार, दिनमान, ये सब जो मैगजीन में, तो यहाँ से शुरू हुआ था।
जी, क्या बात तो है। पढ़ने की हैबिट Habits उसकी है। होनी चाहिए। मैं बहुत प्रभावित उस उत्तर से, शायद मैं अगली बार मुझे कोई पूछेगा तो मैं यही उत्तर दूंगा जो आपने दिया है। जी, एक और चीज़, हमारे भारतवर्ष में करप्शन को लेके बहुत अभी चैलेंजेस रहते हैं, पेपर लीक्स भी हुए हैं और बहुत सारे मुद्दे होते रहते हैं, आगे भी होंगे, लेकिन हम इनको कैसे कम कर सकते हैं और बच्चों में कैसे मॉरली कैसे उनको करप्शन से दूर रखने की यूनिवर्सिटीज़ क्या योगदान दे रहे हैं या कैसे उन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं? मैं फिर आपसे डिफर करूंगा। बच्चे तो मॉरली ठीक होंगे, हम पहले ठीक हो जाएं मॉरली। पेपर लीक बच्चे ने नहीं किया था, पेपर लीक तो पेपर सेटर जो अध्यापक रहे उन्होंने किया। तो क्या हम अध्यापक धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या हम गुरु धर्म का पालन कर रहे हैं? दूसरी चीज आपका है, देखिए बच्चा बड़ा नेव होता है, उसको जिस ढंग से, वो कच्ची मिट्टी का घड़ा है जी, उसको जैसे आप ढालेंगे वैसे ढलेगा, लेकिन उसके लिए रोल मॉडल कौन है? घर से अगेन आते हैं, घर से लेके स्कूल से लेके कॉलेज से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, अगर रोल मॉडल उसका ठीक नहीं है फिर वो कल्चर उसके अंदर ठीक नहीं आ पाता। रोल मॉडल को लेके अगर आप कैसे चुने इंसान, वो कैसे पता चले उसको कि कौन मेरा रोल मॉडल है, कैसे बन सकता आपसे है? चर्चा किया कि हमारे जो अध्यापक थे वो अपने परिवार को लेकर वो मेरे लिए रोल मॉडल थे। हमारे क्लास 8 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता था यूपी में, वो अपने परिवार को नहीं देखते थे, वो रात को भी रुकते थे, हम लोग को भी रात को स्कूल पर रोका जाता था कि हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें। तो ये अब उनका बेटा नहीं था, दूसरों के बच्चे थे, जी, बट वो अपना घर छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके, वो सुबह से लेकर रात तक वो स्कूल पे ही, वहीं नहाना धोना खाना पीना, उनका खाना भी वहीं बनता था। तो ये हमारे लिए रोल मॉडल थे। जी। तो वो चुनने अपने आप, लेकिन लोगों की, ऐसे लोगों की कमी होती जा रही है और उसका मुख्य कारण है, मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, ज्वाइंट फैमिली का टूटना। क्योंकि उनके, अगर वो स्कूल में आके रहते थे तो उनके परिवार का ध्यान ज्वाइंट फैमिली के सदस्य उतना ही का अपने परिवार से ज़्यादा करते थे। तो ज्वाइंट फैमिली का टूटना एक वैल्यू सिस्टम के गिरने का प्रमुख कारण है। तो आपको लगता है कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम रिवाइव हो सकता है या होना चाहिए? क्योंकि आजकल तो बच्चे अगर जॉब कर रहे हैं तो बाहर जाना पड़ेगा, अपनी सीमाएं हैं, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है उनको भी एक्सपोजर की कमी थी, वो भी थोड़ा रिजिड हो जाते हैं कभी कभी कि हम ऐसे नहीं करेंगे, या ये कैसे ये वैल्यू सिस्टम एकदम से मतलब एक प्रभावित कैसे हो गया इतना, एक जनरेशन में कैसे प्रभावित? एक जनरेशन से नहीं हुआ है, स्लोली हुआ है, धीरे धीरे करके हुआ है। आप अगर उस वैल्यू सिस्टम की बात करें, जो है, मैं ब्रिटिश पीरियड में जो सरपंच होते थे वो उनको जुडिशियल पावर होता था और जो जजमेंट वो देते थे। मैं अपनी बात करता हूँ, अच्छा आपको, मेरे मुझे लगता है 4-5 साल का रहा हूँगा तो मेरी जॉइंट फैमिली का पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन में जो प्रतिष्ठित लोग, प्रतिष्ठित हम कर रहे हैं तो पैसे रुपए से नहीं जी। उस समय अगर कोई सरपंच चुना जाता था या सभापति चुना जाता था तो जो एक ईमानदार सज्जन पुरुष, एक निष्पक्ष भाव से, उनको हम सरपंच या सभापति चुन लेते थे। जी। आज मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट आज चीजें आपके सामने हैं। जी। वो वैल्यू सिस्टम धीरे धीरे करके खत्म हुआ है। ऐसा नहीं कि एक जनरेशन में खत्म हो गया है, हर जनरेशन में उसमें गिरावट आई है। उमेश जी, अगर मैं आपसे जम्मू डिवीजन में पूछना चाहूँ तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट घूमे हो और कहाँ आपको जाने का अवसर मिला? अगर घूमने का पूछेंगे तो मैंने घूमा ही नहीं है, जम्मू शहर भी नहीं घूमा है। वाइस चांसलर रेजिडेंस से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लोक भवन और सेक्रेटेरिएट। अगर चन्नी हमको कह दें जो है कि कहाँ, तो मैं आपने कहा तो मैं लोकेट नहीं कर पा रहा था कि ये कहाँ है लोकेटेड है। लेकिन मैं पुंछ, हमारा एक कैंपस है, तो मैं 3 बार पुंछ गया हूँ जी। हमारा कैंपस रियासी में है, रियासी गया हूँ, उधमपुर गया हूँ, कठुआ गया हूँ, भदरवा गया हूँ जी। बट वो कैंपस के हिसाब से गया हूँ, उस तरह से घूमने का नहीं है। ये तो प्रश्न रहा। अब अगर कुछ इससे जुड़ा, अगर आपका जी, आपके वादियाँ कौन सी अच्छी, आपको रास्ता कौन सा अच्छा लगा जब आप गए तो कुछ देखने में? अच्छा, ये प्रश्न आपने जो है अच्छा सा छेड़ा मुझे। जब मैं भदरवा गया तो मुझे लगा कि जम्मू डिवीज़न में वह सब कुछ है जिसके लिए कश्मीर जाते हैं घूमने। टूरिज्म जिस ढंग से प्रोजेक्ट होना चाहिए था जम्मू डिवीज़न में, वो शायद नहीं हुआ। और
उसको लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी चलाया, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू अट्रैक्ट गुड नंबर ऑफ पीपल देयर। जो है ज़रूरत क्या है कि जो हमारा स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है जी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट है और सरकार के साथ मिलकर के वी हैव टू आइडेंटिफाई एडवेंचर डिफरेंट टाइप के टूरिज्म को लेकर के आइडेंटिफाई करना होगा प्लेसेस। उन प्लेसेस के जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हुए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, वहाँ के लोगों को चाहे वो आईटी की ट्रेनिंग हो, चाहे बैंकिंग अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग हो, या होम स्टे की ट्रेनिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग हो, तो वो अपना वेबसाइट बना करके कैसे चला सकें। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है युद्ध स्तर पर जरूरत है जम्मू डिवीजन को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए। जी, मैं बहुत सहमत हूँ आपकी इस बात से। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि डोगरी में आप डोगरी सुनते होंगे, आपको कौन सा ऐसा अक्षर है या जो आपको लगा बहुत सुनने को मिलता है, या ऐसा कोई लाइन आपने डोगरी का एक गीत है, मैं लाइन नहीं याद आ रहा है, वो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और वो गाया नहीं जाता है। हमने एक प्रोग्राम भी किया था, हमारा जो क्लब है, मैंने कहा ना कि क्लस्टर ऑफ क्लब्स बनाया है, उसमें लिटरेरी क्लब, ट्रांसलेशन क्लब, आपका सोशल इंक्लूजन क्लब, डांस क्लब, पेंटिंग, म्यूजिक, थिएटर, ऐसे करके साइंस क्लब, पेंटिंग क्लब। तो उस क्लब ने एक फंक्शन किया था डुगर दर्पण, करीब 12 दिन का। उसमें सारा लिटरेचर भी, पेंटिंग भी, डांस भी, म्यूजिक भी, सारी चीज़ें जो हैं हमने डुगर दर्पण से लेते हुए खान पान, उसका स्टॉल्स, वो सारी चीज़ें लेकर के किया था। अगर मैं बस एक चीज़ लास्ट में, अगर मैं इन चीज़ों को फॉलो करना चाहूँ तो मैं अगर आपकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो मुझे ये सारी जानकारी उत्साह क्लब की वेबसाइट पे मिल जाएगा सारी, मतलब और आने वाले जो इवेंट्स अगर कोई हो तो वो भी वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे मिल जाते हैं। वेबसाइट हमारी डायनेमिक उतनी नहीं है, उसका लगातार प्रोसेस चल रहा है, बार बार टेंडर होकर के कुछ टेंडर में प्रॉब्लम आती है, तो मुझे लग रहा है कि होपफुली वो काम हो जाएगा। बट पर्सनली आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विद माय वेबसाइट जो है जो होनी चाहिए डायनेमिक वेबसाइट। और ऑनरेबल चांसलर साहब ने तो कहा भी था कि भाई ऑक्सफोर्ड का जो है जरा वेबसाइट देख लीजिए जो है। मेरा एक सवाल और ऐड हो गया ऑक्सफोर्ड से, क्या 2047 विकसित भारत में देश एक स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी एक यूनिवर्सिटी हम बना पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ? प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं है, प्रॉब्लम हमारी जो पेडागॉजी है ना उसकी है। पेडागॉजी की बात हम कर रहे हैं तो हम बार बार ब्लैक बोर्ड टीचिंग की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक हम स्टैनफोर्ड नहीं बन पाएंगे। जैसे मैं अब एग्जांपल देता हूं आपको, मेरा जुआलजी विथ स्पेशलाइजेशन इन फिशरी एमएससी में, पीएचडी में तो एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी था। मैं उस पर भी बोल सकता हूँ लेकिन बहुत लंबा आपका हो जाएगा। फिशरी फार्मर जो फिश फार्मिंग करता है वो 100 टाइम्स बेटर जानता है एज कंपेयर टू ए टीचर हु इज टीचिंग फिशरी। बट क्या हम फार्मर को एज ए प्रोफेसर, एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में या विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी यूनिवर्सिटी में बुला करके और बच्चों के साथ इंटरेक्शन, वो जरूरी है। वो एक फॉर्मल डिग्री से इसको निकालना होगा कि हमको अगर जो है फिल्म मेकिंग पर बनाना है तो हम एक फॉर्मल डिग्री न खोजे, हम आपको जो है यू आर द बेस्ट पर्सन जो है तो हम आपको इनवाइट करके जो एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में रख सकें जी। वो सिस्टम कहीं डेवलप करना होगा। उमेश जी, आप युवाओं को हमारे क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश होगा और वो है कि अपने से बड़ों का आदर करना, जिसकी जितनी कुछ मदद संभव हो सके वह करना, जो मन करे पढ़ने का उसी में शिक्षा को आगे बढ़ाते जाना। और अगर आप बेस्ट उस कहीं पर भी देखिए अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो है वैकेंसी नहीं, अच्छे लोगों की भी बहुत कमी हो गई, बहुत कमी है। बिल्कुल। तो जहाँ पर आपकी रुचि हो उसी को नर्चर करते हुए आगे बढ़ना, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, हर जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जी। तो आपकी जो रुचि बनती हो उसके अनुसार आप शिक्षा लीजिए। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।